हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग इफ एल्स इफ स्विच, अल्टरनेटिव टू इफ एल्स और इफ एल्स और स्विच के बीच में डिफरेंस देखेंगे लोग। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इफ एल्स इफ वाले पार्ट से। बिफोर दैट हम लोग ये इफ एल्स में हमने ये बात किया था कि इफ एल्स हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन हो जिसके बेसिस पर हमें ट्रू या फॉल्स की आंसर देनी है, तो हम उस केस में इफ एल्स यूज़ करते थे। व्हेन वी हैव टू कंपेयर बिटवीन एनी टू गिवन ऑपरेटर्स, या सिर्फ एक कंडीशन होगा तो हम इफ एल्स लगाएंगे। तो जो इफ एल्स इफ है वो हम तब लगाते हैं जब वी हैव मोर देन वन कंडीशंस टू चेक। जब हमारे पास एक से अधिक कंडीशन हो चेक करने के लिए तो हम इफ एल्स इफ लगाते हैं। ओके, इसका सिंटेक्स क्या होता है? जब हम इसका सिंटेक्स लिखते हैं, इफ देन कंडीशन चेकिंग, देन इफ की बॉडी होती है करली ब्रैकेट के अंदर, इसके बाद एल्स इफ से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। एल्स इफ में कंडीशन, देन एल्स इफ की बॉडी, और जितने ज़्यादा कंडीशन होंगे हमारे पास हम उतने ज़्यादा एल्स इफ लगाते रहेंगे। एल्स इफ कंडीशन और उसकी बॉडी बनाएंगे, एंड हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे जितने ज़्यादा हमारे पास कंडीशन हो, और एंड में मीन्स लास्ट में एक एल्स होगी और उसकी बॉडी होगी। तो इसमें होगा क्या, द पार्ट या सेक्शन की बात की जाए हुज कंडीशन इज ट्रू, इस इफ एल्स इफ में उस पार्ट की जिसकी कंडीशन ट्रू हो सकता है इफ की कंडीशन ट्रू हो या पहले एल्स इफ की या दूसरे एल्स इफ की, जिसकी भी कंडीशन ट्रू होगी दैट सेक्शन इज एग्जीक्यूटेड। दैट सेक्शन, या ये कह लें कि दैट बॉडी is executed and the rest are skipped। इफ एल्स इफ में यही होता है कि जिसकी कंडीशन ट्रू होगी सिर्फ उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और इन केस सारे कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं, इन केस ईच एंड एवरी कंडीशन इज फॉल्स, अगर सारे के सारे कंडीशन फॉल्स हुए तो हमारे पास एक बचता है एल्स, तो वो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, द एल्स बॉडी, और वी कैन से बॉडी ऑफ द एल्स इज एग्जीक्यूटेड। ये एल्स इफ के सिंटेक्स और उसका वर्किंग होती है कि हम जितने कंडीशन लिखे होंगे उनमें से सिर्फ वही वाली बॉडी चलेगी जिसकी कंडीशन ट्रू होगी, बाकी सारे बॉडी स्किप कर दिए जाएंगे, और इन केस हमारे सारे के सारे कंडीशन फॉल्स होते हैं, इन केस ईच एंड एवरी कंडीशन गिवन इज फॉल्स, द बॉडी ऑफ द एल्स विल बी एग्जीक्यूटेड। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम लोग को ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स कंपेयर करना है। से नंबर्स बी ए बी एंड सी, हमें ए बी और सी के बीच में ग्रेटेस्ट के लिए कंपेयर करना है। सो व्हाट वी विल डू, यहाँ देखिए हमें 3 नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करना है, तो ऑब्वियसली मोर देन वन कंडीशन होगा, और जब भी एक से अधिक कंडीशन लगता है वी विल यूज एल्स इफ। सो फॉर दैट हमने क्लास बनाया ग्रेटेस्ट, देन पब्लिक वॉइड मेन, सपोज यूज़र ने ए बी सी की वैल्यू खुद से दी है और वो हम डायरेक्टली यहाँ मेन फंक्शन आर्गुमेंट से ले लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हम इन तीनों के बीच में कंपैरिजन करना है। अगर ए बड़ा हुआ इसका मतलब कि ए विल बी ग्रेटर देन बी और ए विल बी ग्रेटर देन सी। पहले ए के लिए चेक करेंगे, तो इसकी बॉडी में लिखेंगे system.out.println
ए इज ग्रेटेस्ट। ये इफ की बॉडी खत्म। अब इफ के बाद आती है एल्स इफ। हो सकता है बी ग्रेटेस्ट होता, तो इस बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। अगर बी ए और सी से बड़ा हुआ तो हम उस केस में प्रिंटलन कर देंगे बी इज ग्रेटेस्ट। और जब तीन ही नंबर हैं और पहले दोनों ग्रेटेस्ट नहीं हुए तो थर्ड नंबर ग्रेटेस्ट होगा, तो थर्ड वाला इन दोनों के फेल होने पर चलेगा, तो हम उसे एल्स में लिख देंगे कि SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सी इज ग्रेटेस्ट। ये एल्स खत्म, मेन एंड क्लास एंड। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम हो जाएगा। मान लीजिए यूज़र ने ए बी और सी की कुछ वैल्यू दी हुई है। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 27 है, सी की वैल्यू 11 है। तो सबसे पहले इफ़ की कंडीशन चेक की जाएगी कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी, 10 इज ग्रेटर देन 27, फॉल्स हुआ। तो जब फॉल्स होगा तो हम इफ़ वाली से नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाएंगे। अब बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, 27 ग्रेटर देन ए, ट्रू है। और क्या कंपेयर करेगा, बी ग्रेटर देन सी, 27 ग्रेटर देन 11, ये भी ट्रू है। तो इस केस में इसकी सिर्फ ये वाली जब ट्रू होगी तो इसकी बॉडी चलेगी जिसमें लिखा हुआ है बी इज ग्रेटेस्ट। अगर ए बी सी के ये तीनों वैल्यूज़ होंगी तो उस केस में ये वाली पार्ट चलेगी। तो ऐसे एल्स इफ़ एल्सिफ चलता है, हम तब यूज़ करेंगे जब हमें एक से अधिक कंडीशन हो डील करने को, और किसी के हर केस में कोई एक ही बॉडी चलता है जिसका कंडीशन ट्रू होगा, बाकी सारे पार्ट स्किप कर दिए जाते हैं। दैट वॉज ऑल अबाउट द इफ एल्सिफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हम पढ़ेंगे या कंडीशनल कंस्ट्रक्ट, दैट इज द स्विच केस और द स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट भी हम लोग जैसे इफ एल्स में कंडीशन चेकिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसमें भी स्विच केस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कंडीशन चेकिंग, ठीक है। और इसे हम लोग स्विच केस स्टेटमेंट को मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम भी कहते हैं, बिकॉज वी मेक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बेस्ड ऑन द स्विच केस स्टेटमेंट। ये क्या होता है इसका मतलब हम लोग इसे बाद में समझेंगे, बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट स्विच केसेस एंड हाउ इट इज यूज्ड। तो फर्स्ट थिंग कि स्विच केस कैन बी यूज्ड only with integers and characters. जावा 7 के बाद से ये स्ट्रिंग से भी यूज़ हो सकते हैं। सो वी कैन से स्विच केस कैन ओनली बी यूज्ड विद इंटीजर कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग्स। ओके, वी विल नॉट यूज स्विच केस while comparing any floating value. What it does, it performs equals to मीन्स ये रिलेशनल ऑपरेशन ये वाला परफॉर्म करते हैं। That's the main difference. This second point is the main difference between if else and switch statement. कि if else if and if else वो सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेशन के लिए परफॉर्म किए जा सकते हैं, be it greater than, smaller than, greater than equals to, smaller than equals to, not equals to, for everything. But switch case will be used only for the equals to relational operation. Okay, and the syntax for switch case is like this. स्विच कीवर्ड, इसके अंदर हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। ओके, देन द बॉडी ऑफ स्विच स्टार्ट्स, और स्विच के अंदर हम लोग केसेस लिखते रहते हैं। ओके, केस एंड देन वी राइट कांस्टेंट 1. कांस्टेंट 1 कैन बी ईदर इंटीजर, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। ओके, अब कांस्टेंट 1 के साथ हम स्टेटमेंट्स लिखते रहते हैं। इस केस के चलने पर जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे वो स्टेटमेंट्स लिखे जाएंगे। एंड वन मोर थिंग टू कीप इन माइंड, एवरी टाइम द केस एंड्स वी एंड इट विद द ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, एंड सेकेंड थिंग टू कीप इन माइंड,
जब केस लिखते हैं तो केस के साथ हम कोलोन लगाते हैं। ओके, नाउ ऐसे ही आगे केस बढ़ते रहेंगे, मीन्स केस कांस्टेंट 2 एंड देन स्टेटमेंट्स related to state constant 2 followed by break. Likewise case constant 3 statements followed by break. ऐसे हम नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स लगा सकते हैं, नंबर ऑफ केसेस लगा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट। एंड इन लास्ट हम लोग डिफ़ॉल्ट केस यूज़ करते हैं, मीन्स डिफ़ॉल्ट। ओके, डिफ़ॉल्ट केस में हम लोग स्टेटमेंट्स लिखेंगे एंड देन स्विच केस एंड। ओके, सो व्हाट हैपेंस हियर, हम लोग एक्सप्रेशन में कुछ वैल्यू देंगे, कोई कांस्टेंट वैल्यू देंगे। ओके, और वो कांस्टेंट वैल्यू जिस केस से मैच करेगा, मे बी केस कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 2, जिस भी कांस्टेंट से मैच करेगा उस वाले केस की पूरी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। ओके, बाकी सारे केसेस स्किप कर दिए जाते हैं। एंड डिफ़ॉल्ट इज मोर और लेस लाइक द एल्स पार्ट, कि एल्स पार्ट कब चलता था, जब सारे के सारे कंडीशंस फॉल्स होते थे। तो यहाँ क्या होगा कि जो एक्सप्रेशन दी हुई है अगर वो किसी कांस्टेंट से मैच नहीं होता है तो हमारा डिफ़ॉल्ट पार्ट चलेगा। Okay, it just denotes the expression we are hoping to find is not given in the constants, उस केस में डिफ़ॉल्ट चलता है। अब हम लोग स्विच केस का एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंड चॉइस नाम का वेरिएबल है और चॉइस में हमने दिया है 6 और लेट्स से 4। तो ये चॉइस में कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम इस चॉइस को स्विच कर सकते हैं, स्विच चॉइस, एंड देन वी विल राइट केस 1 और केस 1 में लेट्स से आई एम प्रिंटिंग 1 एंड देन ब्रेक। देन केस 2, केस 2 में हमने प्रिंट किया 2 एंड देन ब्रेक। वैसे ही केस 3, केस 3 में भी हमने प्रिंट किया 3 एंड देन ब्रेक। फिर केस 4, केस 4 तक ही हम जा रहे हैं, सिर्फ एसओपी में लिखा हमने 4 ब्रेक, और अगर कोई केस मैच नहीं किया तो हमने लिख दिया डिफ़ॉल्ट नॉट फाउंड। डिफ़ॉल्ट में लिख दिया एसओपी नॉट फाउंड एंड देन स्विच केस एंड। तो यहाँ से क्या करेगा, चॉइस में जब वैल्यू 4 है तो इस चॉइस को मैच करेगा कि जो 4 है 1 से मैच कर रहा है, 1 = 4 नहीं होगा, आगे बढ़ जाएगा। क्या 2 4 से मैच कर रहा है, नहीं। फिर आगे देखेगा 3, क्या 3 4 से, मतलब 3 चॉइस से मैच कर रहा है, नहीं करेगा। देन केस 4, केस 4 में ये 4 चॉइस की वैल्यू से मैच करेगा, यस इट डज। तो यहाँ से जो प्रिंट होगा ये प्रिंट कर देगा 4 एंड देन ब्रेक। ब्रेक क्या करेगा, इस स्विच केस से बाहर निकाल देगा, तो सिर्फ स्क्रीन पर 4 प्रिंट होगा। ओके, अब ऐसे ही मान लीजिए कि केस चॉइस में 7 दिया हुआ था। ओके, यहाँ चॉइस में 7 दिया हुआ है, तो केस 1 में मैच करेगा कि इस 1 = 7 नहीं, देन 2 7 के बराबर नहीं है, देन 3 7 के बराबर नहीं है, फिर 4 ये भी 7 के बराबर नहीं है, और आगे कुछ केस है ही नहीं। तो उस केस में डिफ़ॉल्ट पे आएगा, जबकि चॉइस की वैल्यू 7 थी तो ये लिखेगा नॉट फाउंड। तो ऐसे स्विच केस चलता है, जिसमें होता क्या है कि स्विच के एक्सप्रेशन पार्ट में ये वो वैल्यू होगा जो हमें मैच करके उसके करस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट निकालना होगा। तो स्विच एक्सप्रेशन में contains the value corresponding to which we have to do some operation. देन जो हम केस लिखते हैं, केस कांस्टेंट,
और उसके बाद हम लोग लगाते हैं कोलोन। केस कांस्टेंट क्या करेगा, इट मैचेस द कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट टू द वैल्यू। स्विच एक्सप्रेशन में जो वैल्यू है उसको कांस्टेंट से मैच करेगा। इट मैचेस द एक्सप्रेशन वैल्यू ऑफ स्विच विद द कांस्टेंट। ठीक है, मैच करेगा। इफ इट इज इक्वल, अगर इक्वल है, देन द बॉडी ऑफ द केस इज एग्जीक्यूटेड, द बॉडी ऑफ द केस इज एग्जीक्यूटेड। ओके, और इसमें एक और था डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में क्या होगा, इन केस none of the values matches, तो डिफॉल्ट इज एग्जीक्यूटेड। अगर कुछ भी वैल्यू मैच नहीं कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, डिफॉल्ट में जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। द वन एंड इंपॉर्टेंट थिंग, एक और चीज जो इसमें बचा वो था ब्रेक। ठीक है, ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक स्टेटमेंट terminates the switch case। मतलब जब भी ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा स्विच केस टर्मिनेट हो जाएगा, मीन्स स्विच केस में जो ऑपरेशन था वो बंद हो जाएगा। सो द थिंग इज whenever a match is found, whenever a match is found, इसका मतलब कि जो हमने एक्सप्रेशन की वैल्यू दी है इट इज इक्वल्स टू द कांस्टेंट, केस कांस्टेंट वाला। अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू से मैच करेगी तभी तो मैच फाउंड होगा। तो वेन एवर द मैच, अ मैच इज फाउंड, द स्टेटमेंट्स associated with that case are executed। जब भी मैच फाउंड होगा उस केस में स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड विद दैट केस आर एग्जीक्यूटेड। उस केस के साथ जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे सबके सब एग्जीक्यूट होंगे। और कब तक एग्जीक्यूट होंगे, अनटिल ब्रेक इज फाउंड, जब तक उन्हें ब्रेक ना मिल जाए तब तक एग्जीक्यूट होंगे, या तो वी रीच द एंड ऑफ द स्विच। ये पॉइंट है कि जब भी मैच फाउंड होता है तो जिस केस से मैचिंग स्टार्ट हुई वहां से सारे स्टेटमेंट्स प्रिंट होने शुरू होंगे और तब तक प्रिंट होते रहेंगे जब तक कि ब्रेक ना मिल जाए या हम लोग स्विच के एंड में ना पहुंच जाए। ओके, so one thing to keep in mind, in case of the absence of break, अगर ब्रेक लगा नहीं है, ठीक है, तो अगर ब्रेक नहीं लगा होगा तो हम एंड तक जाते रहेंगे। तो द कंट्रोल फ्लोज टू द नेक्स्ट केस below the matching case and so on। अगर ब्रेक नहीं है तो जो कंट्रोल है मैचिंग केस के नीचे वाले केसेस में भी जाते रहेगा और सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करते रहेंगे। ओके, अंटिल अ ब्रेक इज फाउंड और एंड ऑफ स्विच इज रीच्ड। और इस पर्टिकुलर कंडीशन को कहते हैं फॉल थ्रू। दिस इज कॉल्ड फॉल थ्रू। तो एक्चुअली होता क्या है, हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल,
मैंने लिखा स्विच चॉइस, और यहाँ पर मैंने दिया है केस 1 SOP1, then I'm writing break, then case 2 SOP2, यहाँ कोई ब्रेक नहीं लगाया मैंने। देन हमने लिखा केस 3, इसमें किया है system डॉट आउट डॉट प्रिंट 3, इसमें भी कोई ब्रेक नहीं लगाया। केस 4, यहाँ लिखा system डॉट आउट डॉट प्रिंट println 4, एंड देन यहाँ ब्रेक लगा दिया। फिर केस 5 है जिसमें लिखा 5 विदाउट ब्रेक, देन केस 6, ये लास्ट केस लिख रहे हैं जिसमें प्रिंट किया 6 विदाउट ब्रेक, डिफॉल्ट केस नॉट फाउंड, और ये स्विच केस बंद हो गया। सो पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल कि अगर चॉइस की वैल्यू 1 है, अगर चॉइस की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, यहाँ से मैचिंग करेगा। केस 1 से मैच किया, यहाँ प्रिंट करेगा 1, ब्रेक मिला तो यहीं रुक जाएगा। सो ये आउटपुट होगा 1 के केस में। ओके, अब एग्जांपल 2 देखते हैं कि अगर चॉइस की वैल्यू 2 होगी तो क्या होगा। चॉइस केस 1 से मैच नहीं किया, अब आगे देखेगा केस 2 से। केस 2 से मैच किया तो उसके अंदर गया, प्रिंट करेगा 2, ब्रेक नहीं मिला तो अगले वाले केस में चला जाएगा, और उस केस में जो था वो प्रिंट कर देगा 3। अब भी ब्रेक नहीं मिला तो फिर नीचे जाएगा, 4 मिला यहाँ पे, 4 प्रिंट करेगा, एंड देन यहाँ से ब्रेक मिला तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो देखिए केस चॉइस अगर 2 था तो 2 से प्रिंटिंग स्टार्ट हुई और तब तक चलती रही जब तक कि उसे ब्रेक ना मिला। ओके, ऐसे अगर एग्जांपल 3 देखें जिसमें चॉइस की वैल्यू 3 रहती तो क्या होता। केस 1 नॉट मैच्ड, केस 2 नॉट मैच्ड, केस 3 मैच्ड। अगर ये मैच हुआ तो इसके अंदर 3, ब्रेक नहीं है, फिर 4 और ब्रेक मिल गया तो यहाँ से प्रिंट होगा 3 4। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 4 कि चॉइस की वैल्यू है 5, तो 1 2 3 4 में तो मैचिंग होगी नहीं, 5 से मैचिंग स्टार्ट हुई। यहाँ से प्रिंट करेगा 5 के अंदर जो भी लिखा हुआ है, 5 के अंदर लिखा हुआ है 5, ब्रेक नहीं मिला, नेक्स्ट वाले पे जाएगा तो ये प्रिंट करेगा 6, अभी भी ब्रेक नहीं मिला, नेक्स्ट गया नॉट फाउंड प्रिंट किया और ये स्विच केस बंद हो गया, ख़त्म। तो इस केस में देखिए केस के अंदर तब तक प्रिंट करता रहा जब तक कि वो स्विच बंद ख़त्म ना हो गया। तो ये 2 केसेस होते हैं, 2 अलग अलग तरीके के, कि अगर ब्रेक नहीं लगा हो तो या तो तब तक चलता रहेगा कंटिन्यूसली जब तक उसे ब्रेक ना मिल जाए, या तब तक कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक कि स्विच बंद ना हो जाए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्विच केस स्टेटमेंट्स। अब एक टॉपिक है जो है अल्टरनेटिव टू इफ एल्स। लाइक अगर हमें कुछ कंपैरिजन करना है ए और बी में बड़ा कौन सा है, तो इफ़ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, हमने यहाँ प्रिंट कर दिया ए इज ग्रेटर, और एल्स में हमने प्रिंट कर दिया बी इज ग्रेटर। ये एक इफ एल्स का सिंपल सा केस बन गया। तो इसके अल्टरनेटिव मतलब इसे हम किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये देखिए टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जिसे क्वेश्चन मार्क और कोलोन से डिनोट किया जाता है। और ये कैसे यूज़ होता है, हम यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 लिखते हैं, एक्सप्रेशन 1 के बाद क्वेश्चन मार्क देकर हम एक्सप्रेशन 2 लिखते हैं, एंड देन कोलोन देकर हम एक्सप्रेशन 3 लिखते हैं। तो होता क्या है कि अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू है, एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू है, उस केस में एक्सप्रेशन 2 को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा, और अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स है उस केस में एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा।
ओके तो यहाँ भी देखिए इफ एल्स में अगर इफ़ ट्रू होता है तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, और ये फॉल्स होता है तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। तो हम इस पूरे प्रोग्राम को, इस वाले पार्ट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक्सप्रेशन 1 मीन्स ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ये एक्सप्रेशन है, ये सही होने पर क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है ए इज़ ग्रेटर। तो हम यहाँ पर उसी प्रिंट को यहाँ लिख सकते हैं ए इज़ ग्रेटर एंड देन कोलोन होता है, और कोलोन के बाद एक्सप्रेशन 3, जो कि अगर ये फॉल्स होता है तो क्या होना चाहिए, बी इज ग्रेटर प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बी इज ग्रेटर। इस तरीके से इफ एल्स का अल्टरनेटिव यूज़ किया जा सकता है, जिसमें क्वेश्चन मार्क के बाद वो पार्ट होती है जो इफ़ की बॉडी में हो, और कोलोन के बाद वो पार्ट होती है जो एल्स की बॉडी में हो, और जो कंडीशन होती है उसे हम एक्सप्रेशन 1 मीन्स क्वेश्चन मार्क के पहले लगाते हैं। सो ये एग्जीक्यूट कैसे होगा कि अगर ए की कुछ वैल्यू है, बी की भी कुछ वैल्यू है, तो अगर ए ग्रेटर देन बी है, ट्रू है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा एग्जीक्यूट, मीन्स ए इज ग्रेटर प्रिंट कर जाएगा। और अगर ये फॉल्स होगा तो कोलोन के बाद ये वाला पार्ट चलेगा जिसमें बी इज ग्रेटर एग्जीक्यूट करेगा। सो दिस इज अनदर मेथड फॉर राइटिंग इफ एल्स। ओके, स्विच केस को यूज करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो ध्यान रखनी है, हमने अभी बात किया था कि ये सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी ऑपरेशन के लिए यूज होंगे। मीन्स डबल इक्वल्स टू, हम एक्चुअली में डबल इक्वल्स टू लिखते तो नहीं है, बट इंटरनली यही एक्सप्रेशन, यही रिलेशन देखा जाता है। सेकेंड थिंग कि कोई भी दो केस एक नाम से नहीं होने चाहिए। नो टू केसेस विल हैव सेम कांस्टेंट। थर्ड पार्ट, switch case can be used only for किस किस टाइप के कंपेरिजन के लिए यूज करेंगे, तो इसके बारे में मैंने बोला था, इंटीग्रल, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग केसेस या स्ट्रिंग कंपैरिजन्स। इन्हीं तीन कंपैरिजन के लिए स्विच केस यूज किया जा सकता है। दैट्स ऑल अबाउट द स्विच केस। और अब स्विच केस और इफ एल्स में डिफरेंस क्या क्या है उसके बारे में हम लोग से बात कर लेते हैं। कि फर्स्ट थिंग, स्विच केस कैन बी यूज्ड ओनली फॉर इक्वालिटी ऑपरेशन, बट इफ एल्स कैन बी यूज्ड फॉर ऑल द रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेशंस। ओके, लाइक एंड और नॉट, इवन ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। ये सारे के सारे ऑपरेशन के लिए इफ एल्स यूज कर सकते हैं, बट स्विच विल बी यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर इक्वालिटी ऑपरेशन। ओके, सेकेंड थिंग कि इफ एल्स वर्सेटाइल होता है। दैट मीन्स कि दो अलग अलग स्टेटमेंट्स को एक साथ हम कंबाइन करके लिख सकते हैं इफ एल्स में, बट स्विच केस जो लेबल्स हैं इट कंटेन्स ओनली सिंगल वैल्यूज। ओके, लाइक हमने केस कांस्टेंट में मीन्स केस 1 लिखा, वहाँ हमने केस 1 एंड 2 नहीं लिखा था। ओके, तो केस विल कंटेन ओनली 1 वैल्यू, वेयर एज इफ इज वर्सेटाइल, वो एक से अधिक वैल्यूज ले सकता है। एंड ड्यू टू दिस यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ इक्वल ऑपरेशंस, मीन्स इक्वालिटी ऑपरेशन जहाँ करना हो, स्विच इज मोर एफिशिएंट देन इफ एल्स। स्विच इज मोर एफिशिएंट देन इफ एल्स। ये बेटर ऑप्शन माना जाता है अगर डबल इक्वल्स टू वाले ऑपरेशन करने हैं, तो उसके लिए हम इफ एल्स नहीं यूज़ करते हैं। ओके, स्टार्टिंग में एक बात किया गया था हमने, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, कि स्विच केस को मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो फर्स्ट मेन्यू, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो वहाँ एक मेन्यू आती है,
मेन्यू मीन्स एक लिस्ट होती है। तो वैसे प्रोग्राम में भी हम लोग मेन्यू बना सकते हैं कि अगर यूज़र ने 1 एंटर करे तो हम कुछ और काम करें, 2 एंटर करें तो कुछ और काम। तो इस तरह के जब मेन्यूज़ देते हैं हम यूज़र को, तो मेन्यू में जो यूज़र एंटर करेगा दैट विल बी आइदर 1 2 3, और जैसे ABC अगर नंबरिंग है तो ABC आइदर नंबर होगा या कैरेक्टर होगा। तो उस मेन्यू को यूज़ करेंगे हम लोग स्विच केस के अंदर। ओके, ड्यू टू दिस स्विच केस को हम मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम भी बोलते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट स्विच केस एंड कंडीशनल कंस्ट्रक्ट। सब कुछ इतना ही था कंडीशनल कंस्ट्रक्ट में। थैंक यू।